10th शेड्यूल। आप सभी को पता है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि शेड्यूल होती क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन, कुछ आर्टिकल, उनको डिटेल्ड फॉर्म में डेरिवेशन करना था, तो उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक रेगुलर प्रोसीजर है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को ना मिले। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया फिर एक आर्टिकल को फुल डेरिवेटिव फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस किया, तो जो कनेक्टिविटी है एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में वो बन ही ना पाई। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि जो भी आर्टिकल जिनको हमें ड्राइव्ड फॉर्म में या फिर एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाना है उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन रखे गए और उनको हमने शेड्यूल के थ्रू समझाया। मतलब डिटेल्ड फॉर्म में आर्टिकल को जब समझाया गया तो उसको शेड्यूल का नाम दिया गया। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी और फिर बाद में टाइम टू टाइम जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, जैसे जैसे हमें नए चीज़ों को इंसर्ट करने की जरूरत पड़ी, हमने 4 शेड्यूल को और इंसर्ट कर दिया। तो जो 10th शेड्यूल है उसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको इंसर्ट किया गया था और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। मीन्स हमारा कोई भी लेजिस्लेटर, चाहे स्टेट असेंबली में हो चाहे हमारे यूनियन लेवल पर हो, अगर उनको डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है उनका किन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर, तो उनका मान लो वो कुछ प्रोविजंस हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग काम ना करते हुए उनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं लेजिस्लेटर के लिए उनको अगर वायलेट करते हैं, तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में और सेंटर में जो पार्लियामेंट होती है उसके चेयरमैन, स्पीकर मींस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास में पावर होती है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर काम करते हुए जो भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनके ऊपर वर्क किया जाए कि उन्होंने वायलेट किया है या नहीं किया है। मतलब यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ में जो वर्किंग पावर है, जो मेजोरिटी में जो पावर है कि सारी की सारी पावर किस में इंसर्ट है, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है मीन्स हमारे जो चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और कहाँ के पार्लियामेंट के जो चेयरमैन हैं या फिर जो हमारे स्पीकर होते हैं उनके पास में पावर होती है। अब डिस्क्वालिफिकेशन किसके बेसिस पर होता है? डिस्क्वालिफिकेशन की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स को देख लेते हैं। मान लो कोई पर्सन है और वो किसी पार्टी की सीट से जीत करके आता है, पार्टी की सीट से जीत करके आया। मान लो कोई पर्सन जो है वो बीजेपी पार्टी जो है उसकी वो है, उनको बीजेपी पार्टी की उनको सीट मिली, बीजेपी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया और वो बीजेपी पार्टी से जीत करके आए किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन कुछ टाइम के बाद में उन्होंने अपने यहाँ पर आकर के, जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में वो पर्सन आया, उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली। ओके, तो 1950 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंट्स किया गया उसके बाद में हमने देखा कि टाइम टू टाइम जब इलेक्शन स्टार्ट हुए तो इस तरीके का प्रोसीजर बहुत बार होने लगा कि कोई पर्सन किसी पार्टी से जीत कर आता और जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में आता अपनी पार्टी चेंज कर लेता। तो इनको रेगुलेट करने के लिए, इस तरीके की जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो पहला ये प्रोविजन रखा गया कि अगर कोई पर्सन जो है वो इस तरीके से किसी पार्टी से जीत कर आता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। दूसरा प्रोविजन यहाँ पर रखा गया कि मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी पॉइंट को लेकर के डिस्कशन होना है, तो यहाँ पर जो पार्टी है वो अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकालती है हर पार्टी। तो जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको इन पार्टी की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। अगर मेंबर्स इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं तो जो विप होता है वो बोल सकता है स्पीकर को कि आप इनके खिलाफ में एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर काम कीजिए। ओके, लेकिन अगर 15 डेज के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज में काम नहीं होता है और 15 डेज के बाद में बोला जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर इसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी इनकी मेंबरशिप है उसको रद्द कर दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर 15 डेज का जो ड्यूरेशन है उसके बाद में अगर काम होता है तो यहाँ पर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम नहीं होगा। अब बात आती है नॉमिनेटेड पर्सन की और इंडिपेंडेंट पर्सन की। कोई इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब किसी भी पार्टी से कोई पर्सन जीत करके नहीं आया और अगर बाद में आकर के वो किसी पार्टी की मेंबरशिप ले लेता है जीतने के बाद में, तो भी उसको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। और अगर कोई पर्सन नॉमिनेटेड पर्सन है और वो 6 मंथ्स के पास में उसके बाद ड्यूरेशन होती है कि 6 महीने के अंदर वो किसी भी पार्टी की मेंबरशिप ले सकता है, ये होता है नॉमिनेटेड पर्सन के लिए। ये नॉमिनेटेड हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पर नॉमिनेटेड 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की मेंबरशिप ले सकता है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद में अगर वो मेंबरशिप लेता है तो उसकी जो उसकी
जो सीट है उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, उसकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन लॉ के। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मान लो किसी पार्टी में यहाँ पर कुछ मेंबर हैं और उस पार्टी के अगर 2/3 मेंबर जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया कि जो स्पीकर है उसके पास में जो टोटली पावर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ पर रिजल्ट देने की वो पावर है स्पीकर के पास में। लेकिन क्वेश्चन ये किया गया कि क्या स्पीकर ने कोई रिजल्ट दे दिया तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या? तो देखो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जुडिशियल रिव्यू इसमें हो सकता है। जुडिशरी ने बोला है कि कोई भी जो चीज़ है वो एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज़ जो है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का प्रोसीजर जो है वो भी इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन स्पीकर के पास में इसमें पावर होती है और 2/3 जो लोग अगर दूसरी पार्टी में जाए तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स 10th शेड्यूल से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।